नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे त्रिकोणीय संघर्ष को, किस प्रकार से पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश आपस में लड़ रहा था। जो इनके चरण है युद्ध के, वह भी हम देखेंगे, या इनके संघर्ष के जो चरण है वह भी हम देखेंगे। और अंत में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सफल होता है और किन कारणों से वह सफल होता है। ये टॉपिक आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उन सब के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। यह टॉपिक बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको ठीक से समझना होगा कि यह संघर्ष हुआ कैसे और जो संघर्ष के परिणाम है वह किस प्रकार से निकल कर आते हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने काफी डिटेल से कवर किया है कि जो ये तीनों वंश हैं वह किस प्रकार से उदित हुआ। हमने प्रतिहार वंश को देखा किस प्रकार से उदित हुआ, पाल वंश को देखा और राष्ट्रकूट वंश को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनके मध्य संघर्ष के चरण हैं वह चरण कौन कौन से हैं और किस चरण में किसको सफलता मिलती है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं इस त्रिकोणीय संघर्ष को। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए कि तीन वंश हैं, एक पाल वंश, दूसरा प्रतिहार वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के मध्य ही संघर्ष है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, हमने पीछे भी देखा है, लेकिन एक रिकैप के लिए आप इसको देख लीजिए। प्रतिहार वंश की स्थापना भोज ने की और राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीदुर्ग ने की। तो पाल की स्थापना गोपाल ने, प्रतिहार की भोज ने और राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीदुर्ग ने की है। गोपाल के बाद धर्मपाल और देवपाल ये दो प्रमुख राजा हैं पाल वंश के। प्रतिहार वंश में महेंद्रपाल और महिपाल, उनके अलावा भोज, ये तीन प्रमुख राजा हैं। राष्ट्रकूट में दंतीदुर्ग का जो चाचा है कृष्ण प्रथम और कृष्ण प्रथम का जो पुत्र है गोविंद द्वितीय, यह प्रमुख राजा हैं। तीनों वंश को किसने स्थापित किया यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी आपसे पाल वंश पूछ लेगा, कभी प्रतिहार वंश पूछ लेगा और कभी आपसे राष्ट्रकूट वंश पूछ लेगा, तो आप इनको भी ध्यान रखिए। इसके अलावा एक चीज आप और ध्यान रखिए, जो ये पाल वंश है यह है बंगाल के क्षेत्र में, जो आपका प्रतिहार है यह है कन्नौज के क्षेत्र में और जो राष्ट्रकूट है यह दरअसल दक्कन के क्षेत्र में है। तो इनके क्षेत्र भी आप ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं त्रिकोणीय संघर्ष को और इनके चरणों को। तो कुल 6 चरण हमको मिलते हैं इस त्रिकोणीय संघर्ष के। जो पहला चरण होगा उसमें जो राष्ट्रकूट नरेश हैं उनकी सफलता होगी अल्पकालीन, मतलब थोड़े समय के लिए राष्ट्रकूट शासक सफल होंगे। जो दूसरा चरण होगा उसमें जो प्रतिहार सम्राट हैं या जो प्रतिहार नरेश हैं उनकी भूमिका क्या है वह स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन जो पाल वंश है वह इसमें प्रभावशाली हमको दिखेगा। जो तीसरा चरण होगा उसमें जो नागभट्ट है यह नागभट्ट कन्नौज पर अधिकार कर लेगा और इसे प्रतिहारों की राजधानी बनाएगा। तो प्रतिहार साम्राज्य का अधिकार हो जाएगा कहां पर? कन्नौज पर। चौथे चरण में क्या होगा? जो राष्ट्रकूट वंश है उस राष्ट्रकूट वंश को वापस लौटना पड़ेगा अपने आंतरिक कारणों से। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि राष्ट्रकूट शासकों के अपने आसपास के क्षेत्र से जितने शासक हैं उन सबसे संघर्ष था कहीं ना कहीं, चाहे वो पांडे हो, चाहे वो चोल हो, चाहे वो पल्लव हो, इन सबसे इनका संघर्ष था। तो कुछ आंतरिक मामले थे जिसके कारण जो राष्ट्रकूट सम्राट है ध्रुव, उनको वापस लौटना पड़ा और जो गोविंद तृतीय है वह गंगा घाटी में ही बना रहा। पंचम चरण या पांचवा चरण, इसमें चालुक्य शक्ति का उदय हुआ, मतलब चालुक्य शक्ति ज्यादा प्रभावशाली दिखी। और जो आपका छठा चरण है इसमें गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं। तो अंत में इस त्रिकोणीय संघर्ष का जो निष्कर्ष निकलता है कि गुर्जर प्रतिहारों की शासन व्यवस्था स्थापित होती है। 6 चरण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहले चरण को देख लेते हैं अब डिटेल से। पहले चरण में क्या होता है कि इस संघर्ष का जो प्रारंभ है वो प्रतिहार करते हैं और इनका जो नरेश है वत्सराज, उसने इस संघर्ष का प्रारंभ किया। मतलब जो ये त्रिकोणीय संघर्ष है इस संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहारों ने किया और उनका भी नरेश वत्सराज ने क्या किया? जो आयुध का शासक है, आयुध आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी भारत का क्षेत्र है और हमने पहले भी देखा है कि इसी क्षेत्र पर अधिकार के लिए बार बार संघर्ष हो रहे थे। तो इस आयुध शासक इंद्रायुध जो कि पश्चिम भारत में शासक है, इस शासक को एक युद्ध में पराजित कर दिया और उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। ये जो सत्ता का विस्तार है यही दरअसल युद्ध का प्रमुख कारण बनेगा। तीनों वंश के लोग सत्ता का विस्तार करना चाहेंगे, खासकर पश्चिमी भारत के इस क्षेत्र पर। तो वहां पर इंद्रायुध को परास्त किया और उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया प्रतिहार वंश ने। इस युद्ध के कारण जो प्रतिहार शासक है इनका प्रभाव जो गंगा यमुना का संगम है या प्रयागराज तक, वहां तक फैल गया। इसी के साथ जो पाल शासक हैं वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनका भी शासन क्षेत्र प्रयाग तक बढ़ गया। अब देखिए प्रयागराज तक पहुंच गए कौन? प्रतिहार शासक, और प्रयाग के क्षेत्र तक ही पहुंच गए कौन? पाल शासक। ये बंगाल की तरफ से आ रहे हैं और यह कन्नौज की तरफ से आ रहे हैं। अब ये दो शक्तियां प्रयाग पर
मिलती हैं या प्रयाग इनके लिए एक सीमा रेखा बन जाती है जहां द्वंद इनका होना तय है। इसी के कारण जो पाल शासक है धर्मपाल और जो प्रतिहार शासक है वत्सराज, इन दोनों का युद्ध होता है या दोनों का संघर्ष प्रारंभ होता है। संघर्ष क्यों हो रहा है? जैसा मैंने पहले बताया कि शक्ति विस्तार के कारण यह संघर्ष प्रारंभ हो रहा है। प्रयाग तक दोनों पहुंच चुके हैं। इन्हीं सब के बीच जो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, इसने भी हस्तक्षेप किया और जो वत्सराज है, वत्सराज मतलब जो प्रतिहार शासक है, उसको हरा दिया। इसके बाद जो ध्रुव है इसने क्या किया? धर्मपाल को भी हरा दिया और हरा कर यह दक्षिण वापस लौट गया। तो देखिए, राष्ट्रकूट ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया, प्रतिहार शासक को हराया और पाल शासक धर्मपाल को भी संभवतः हराया। इस हार पर संदेह है या यह थोड़ा सा विवादित है, लेकिन शक्ति विस्तार धर्मपाल का भी नहीं हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि या तो धर्मपाल ने संधि कर ली या धर्मपाल हार गया राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से। तो ध्रुव ने हस्तक्षेप करके पहले चरण के संघर्ष को समाप्त किया। फिर आता है आपका द्वितीय चरण। इसमें क्या होगा? जो बंगाल का शासक है धर्मपाल और जो प्रतिहार शासक था वत्सराज, इनके मध्य फिर से संघर्ष होता है। इस बार क्या होता है कि जो आयुध वंश था, इस आयुध वंश में भी उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था। आयुध वंश अर्थात पश्चिमी भारत का क्षेत्र, और इसमें भी खास करके गुजरात का क्षेत्र। तो गुजरात के क्षेत्र में जो आयुध वंश है, इसमें आप मालवा भी जोड़ लीजिए। तो मालवा और गुजरात के क्षेत्र में आयुध वंश का शासन था। इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह विवाद था। विवाद किसके बीच था? दो भाइयों के बीच, एक इंद्रायुध और दूसरा चक्रायुध। दोनों आपस में संघर्षरत थे कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जो चक्रायुध है, इसको पाल नरेश ने संरक्षण दिया, अर्थात चक्रायुध को धर्मपाल ने संरक्षण दिया और उसे राज्य का स्वामित्व प्राप्त हो गया। अब देखिए, इस क्षेत्र में जो गुजरात का क्षेत्र है या जो मालवा का क्षेत्र है, इसके समर्थक का राजा बनता है। कुल मिलाकर यह था कि किसके समर्थक वाला राजा हो, वह पाल वंश का समर्थक हो या वह प्रतिहार वंश का समर्थक हो। तो पाल वंश का जो समर्थक है वह है चक्रायुध और इंद्रायुध है प्रतिहार वंश का समर्थक, या इंद्रायुध को प्रतिहार वंश ने समर्थन दिया। तो शासन व्यवस्था में कौन हो, इसके लिए यह संघर्ष प्रारंभ हो रहा है। कौन सा? द्वितीय चरण का। इस संघर्ष में क्या हुआ? जो पाल नरेश है, इसने संरक्षण दिया किसको? चक्रायुध को, और चक्रायुध हो जाता है राजा। अब यह संघर्ष का कारण बन गया किसके मध्य? पाल के मध्य और प्रतिहारों के मध्य। एक कथा मिलती है हमको 11वीं शताब्दी की, और कथा कौन सी है? उदय सुंदरी कथा। इस उदय सुंदरी कथा में जो धर्मपाल है, इसको उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। मतलब एक समय आता है कि जब धर्मपाल का क्षेत्र या धर्मपाल का जो शासन है या इसकी जो शक्ति है, उसका विस्तार होता है और यह दिखाया जाता है कि यह ज्यादा प्रभावशाली है। प्रतिहार वंश यहाँ थोड़ा सा कमजोर दिखता है। इसी कारण से जो आपका पाल नरेश है, यह चक्रायुध को राजा बना जाता है। इस द्वंद में जो प्रतिहार नरेश है वह हमको कमजोर दिखते हैं और कोई स्पष्ट भूमिका हमको इस वंश की या प्रतिहार वंश की नहीं दिखती है। फिर आता है आपका तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या होगा? जो प्रतिहार वंश है, इसमें राजा बनेगा नागभट्ट द्वितीय। अब यह नागभट्ट द्वितीय, जो कि वत्सराज का ही पुत्र है, यह राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा है, और जब एक शक्तिशाली राजा शासन सत्ता को संभालेगा तो जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पर अधिकार करने का प्रयास करेगा, या जो इनके प्राचीन क्षेत्र थे जिस पर किसी और ने अधिकार कर लिया, उसको यह वापस पाने का प्रयास करेगा अपनी प्रभुसत्ता का विस्तार करने के लिए। इसी क्रम में क्या करेगा कि जो चक्रायुध था, जिसको पाल वंश ने राजा बनाया था, यह इसके लिए चुनौती होगी। किसके लिए? नागभट्ट के लिए। क्योंकि अब नागभट्ट चाहेगा कि चक्रायुध राजा ना रहे बल्कि इंद्रायुध राजा बने, जो कि समर्थक है प्रतिहार वंश का या जिसको समर्थन प्राप्त है प्रतिहार वंश का। तो यह नागभट्ट के सामने एक चुनौती है कि चक्रायुध राजा है जो कि पाल वंश का समर्थक है। जो ग्वालियर प्रशस्ति है, यह कहती है कि नागभट्ट द्वितीय एक शक्तिशाली राजा था और इसने आंध्र में, सिंध में, विदर्भ में और कलिंग में इन क्षेत्र के राजाओं को पराजित किया। तो इन पराजयों से हम यह अंदाजा लगा पाते हैं कि जो नागभट्ट द्वितीय है वह एक शक्तिशाली राजा है, और जब एक शक्तिशाली राजा उदित हो रहा है तो जाहिर सी बात है अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसी क्रम में नागभट्ट ने क्या किया? धर्मपाल की सेनाओं को पराजित किया। कहां पर? मुंगेर के क्षेत्र में। तो यहां पर जो प्रतिहार वंश है वह ज्यादा शक्तिशाली दिखता है, और इसका उल्लेख कहां पर है? इस पराजय का, मतलब धर्मपाल की पराजय का, इसका उल्लेख है ग्वालियर लेख में। तो ग्वालियर लेख यह बताता है कि धर्मपाल की सेनाएं हार गई थी प्रतिहार राजा नागभट्ट से, और इस हार के बाद जो पाल नरेश है, इसने राष्ट्रकूट शासक से सहायता मांगी। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हस्तक्षेप किया था और प्रतिहार वंश के राजा को हराया था। इस बार भी जो पाल नरेश है, कौन? धर्मपाल, यह सहायता मांगेगा किससे? गोविंद तृतीय से, जो उस समय
राष्ट्रकूट वंश का शासक है। गोविंद तृतीय ने क्या किया, नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया। और जो संजन ताम्रपत्र है वह बताता है कि नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने पराजित कर दिया। तो देखिए, गोविंद तृतीय राजा है कहाँ का, राष्ट्रकूट वंश का, और नागभट्ट द्वितीय राजा कहाँ का है, प्रतिहार वंश का। तो राष्ट्रकूट का राजा गोविंद तृतीय यह पराजित कर देता है प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को। सहायता कौन मांगता है, पाल नरेश, धर्मपाल। इसी बीच धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है और जो प्रतिहार सम्राट है नागभट्ट, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बना ली। तो इस तरह से तीसरा चरण समाप्त होता है। फिर आता है आपका चौथा चरण। चौथा चरण काफी विवादित है और इसके दो मुद्दे हैं। पहला, गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, उसका काल क्या था, उससे संबंधित विवाद है। और दूसरा, आक्रमण किया क्यों, यह भी एक विवादित विषय है। इस विवाद पर जो आपका संजान ताम्रपत्र है वह कुछ बताता है। संजान ताम्रपत्र संबंधित है किससे, वाणी से, राधनपुर से और अमोघ वर्ष प्रथम से। यह बताता है कि गोविंद तृतीय ने स्तंभ के बाहर, मतलब अपने क्षेत्र के बाहर के सहयोगियों को पराजित किया। गुर्जर, मालवा, कोशल, वंग, ओड्रक, इन सारे प्रदेशों को जीत लिया। और इसी के अनुसार हमको पता लगता है कि गोविंद तृतीय के समय, गोविंद तृतीय आप ध्यान रखिए यह राष्ट्रकूट राजा है, तो यह क्षेत्रों को जीत रहा है और विशालतम साम्राज्य स्थापित करता है अपने जीवन काल का। और यह भी कहा जाता है कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वह उसके नियंत्रण में है। अब यहाँ देखिए, हमने बात की थी राजा की प्रशंसा में, लेख की राजा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था कि राजा बहुत शक्तिशाली है, उसके लिए उसके क्षेत्र को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अब यहाँ बात की जा रही है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र की। तो अगर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र की बात की जा रही है तो अन्य वंश भी हैं, जिसमें आपको पल्लव मिलेंगे, आपको चोल मिलेंगे, तो इन सबका भी तो क्षेत्र है। इसी कारण यह थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि क्या यह बात ठीक लिखी है। हालांकि जो राजवंश हैं जिनको हराया है उनके क्षेत्रों में हमको राष्ट्रकूट वंश का विस्तार दिखता है, लेकिन इस विस्तार का कारण क्या था, मतलब इस युद्ध का कारण क्या था, यह भी हमको ठीक से पता नहीं लगता। इस चरण में जो युद्ध है, यह त्रिकोणीय संघर्ष है, यह कुछ लंबा चला नहीं और स्थगित हो गया। और जो शासक हैं वह अपने अपने कारणों से, मतलब हर किसी के अपने कारण थे, जिसके कारण वह अपने क्षेत्रों में वापस चले गए। फिर आता है आपका पांचवा चरण। तो चौथा चरण अनिर्णायक रहा, निर्णय नहीं निकल पाया। पांचवें चरण में पाल वंश में जो धर्मपाल है, धर्मपाल की मृत्यु हो चुकी है, हमने पहले देखा है। तो धर्मपाल का जो पुत्र है देवपाल, यह शासन व्यवस्था को संभालता है। देवपाल शक्तिशाली था, धर्मपाल भी शक्तिशाली था, लेकिन देवपाल भी शक्तिशाली था। गुर्जर प्रतिहार वंश में रामभद्र इस समय शासक है और यह एक निर्बल शासक है। देवपाल या पाल वंश शक्तिशाली है क्योंकि उनका राजा शक्तिशाली है देवपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश निर्बल है क्योंकि उनका राजा है रामभद्र। प्रतिहार वंश कमजोर है इस समय और पाल वंश शक्तिशाली है। इसी के साथ जो राष्ट्रकूट वंश है, इसमें शासन है किसका, अमोघ वर्ष का। तो तीनों आप ध्यान रखिए, पाल वंश में देवपाल शासक है, गुर्जर वंश में रामभद्र शासक है और राष्ट्रकूट वंश में अमोघ वर्ष का शासन है। अमोघ वर्ष के विषय में देखें तो जब यह शासन सत्ता को संभालता है तो अल्पवयस्क है, मतलब इसकी एज काफी कम है। और जो आंतरिक कठिनाइयां हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रकूट साम्राज्य को अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसके सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। इसी के समय जो चालुक्य शक्ति है, एक नई शक्ति का भी उदय हो रहा है और यह भी अमोघ वर्ष के लिए समस्या बना हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रकूट के सामने एक समस्या और खड़ी होगी, चालुक्य वंश, यह भी उदित हो रहा है। हम आने वाली वीडियोस में चालुक्य वंश को भी देखेंगे कि किस प्रकार से उदित हुआ है, इनका इतिहास क्या है। फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एक नई शक्ति का भी उदय हो रहा है दक्कन के क्षेत्र में, जो कि चालुक्य वंश है और यह भी राष्ट्रकूट वंश के सामने समस्या है। पहले से ही पल्लव वंश, चोल वंश यह इसके सामने समस्या खड़ी कर रहे थे। हालांकि अमोघ वर्ष ने क्या किया, चालुक्य शक्ति को पराजित किया, लेकिन इससे भी इनकी शक्ति में कमी आई। भले ही युद्ध हुआ, भले ही पराजित किया, लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में कमी आई। युद्ध के बाद राजा की शक्ति में कमजोरी आती है, मतलब उसके संसाधन खर्च होते हैं, उसकी सेना खर्च होती है, धन खर्च होता है, जिसके कारण जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वह निगेटिव आता है कई केसेस में। और वो भी तब जब बहुत बड़ा लाभ ना मिले या युद्ध के बाद कोई बहुत बड़ी शक्ति हाथ में ना लगे, बहुत बड़ा क्षेत्र हाथ में ना लगे, तो जो युद्ध जीतने वाला राजा भी है वह भी कमजोर होता है। इसी के कारण अमोघ वर्ष भी भले ही चालुक्य शक्ति को पराजित करेगा, लेकिन अब उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह गुर्जर वंश को, पाल वंश को, इन सबको पराजित करे। एक तथ्य आप ध्यान रखिए, वीर नारायण की उपाधि किसे मिली है, वह है राष्ट्रकूट शक्ति का राजा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष
जिसने चालुक्य शक्ति को पराजित किया और उसके बाद वीर नारायण की उपाधि धारण की। फिर आता है इसका छठा और अंतिम चरण। अंतिम चरण में क्या होगा, जो प्रतिहार वंश का शासक है मिहिर भोज, वह इस समय शासन में है। इसने क्या किया, कन्नौज को और कालिंजर को, इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया और अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया। अरब इतिहासकार जो सुलेमान है वह इस मिहिर भोज के विषय में कहता है कि यह अरबों के प्रति बहुत क्रूर है और इस्लाम धर्म का विरोधी है। ध्यान रखिएगा कि अरब आक्रमण भी प्रारंभ हो चुके हैं, इसीलिए जो पश्चिम का क्षेत्र है या जो गुजरात प्लस मालवा का क्षेत्र है उस पर अधिकार के लिए बार बार संघर्ष होगा। मतलब एक कारण यह भी होगा अन्य कारणों के साथ। तो इतिहासकार सुलेमान कहता है कि मिहिर भोज अरबों के प्रति बहुत क्रूर है और इस्लाम धर्म का विरोधी है, किंतु इस मिहिर भोज को पराजित कर दिया किसने, देवपाल ने और कृष्ण द्वितीय। यहाँ आप ध्यान रखिए, तो देवपाल ने जो कि पाल वंश का शासक है और कृष्ण द्वितीय जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक है, इसने पराजित कर दिया किसको, मिहिर भोज को। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो कृष्ण द्वितीय है उसकी कुछ आंतरिक परेशानियां थी या राजनीतिक कमजोरियां थी। हमने राष्ट्रकूट वंश के साथ यह समस्या लगातार देखी है। तो राष्ट्रकूट वंश में कुछ आंतरिक समस्याएं थी जिसका लाभ उठाया किसने, मिहिर भोज ने, जो कि राजा है प्रतिहार वंश का, और नर्मदा के तट पर इस कृष्ण द्वितीय को पराजित कर दिया और मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज के बाद राजा बनता है महेंद्रपाल। इसने प्रतिहार शक्ति को संगठित किया और उसको स्थापित किया मालवा और गुजरात के क्षेत्र में। और इसी के समय जो प्रतिहार शक्ति है वह अपने चरमोत्कर्ष पर है, अर्थात सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में महेंद्रपाल के समय ही प्रतिहार वंश हमको दिखता है। तो इस तरह से अंतिम चरण समाप्त होता है और शासन सत्ता स्थापित होती है अंत में किसकी, प्रतिहार शक्ति की, वह भी महेंद्रपाल के अंतर्गत। तो इस तरह से जो 6 चरण है इस संघर्ष के वह हमने देख लिया और अंत में शासन सत्ता स्थापित होती है किसकी, प्रतिहार वंश की, वह भी हमने देख लिया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।